नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देश भर के अंदर अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है और ऐसे में देश भर के अंदर आज से शॉपिंग मॉल, होटल और धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत है। होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 1 में फेज 2 की शुरुआत हुई है और ऐसे में देश भर के अंदर शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्सेस, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट ये सभी खोल दिए गए हैं। नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। तो देश भर में अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत आज से हो गई है और ऐसे में देश भर के अंदर आज से सभी धार्मिक स्थल लगभग खोल दिए गए। शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्सेस ये सभी खोल दिए गए हैं, लेकिन तमाम जांच पड़ताल जारी है। ऐसे में थर्मल स्क्रीनिंग हो या फिर सैनिटाइजेशन का प्रोसेस हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, इन सभी को फॉलो किया जा रहा है, अन्यथा इस पर चालान करने तक के प्रावधान किए गए हैं। ऐसे में होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल इन सब के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक ही इन्हें अनलॉक होने की अनुमति दी गई है। तो धार्मिक स्थल में प्रवेश के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों को हम आपको बता देते हैं। धार्मिक स्थल में प्रवेश के लिए एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पर रहना होगा। इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजर इन दोनों का इस्तेमाल आपको करना होगा। साथ ही साथ आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए, इंस्टॉल होनी चाहिए, यह भी देखना होगा। साबुन से हाथ धोने का इंतजाम भी धार्मिक स्थल के अंदर होना चाहिए। जूते, चप्पल ये सभी गाड़ी में ही उतारने होंगे। इसके अलावा प्रार्थना, इबादत के लिए घर से चटाई लाएं, इस बात को भी कहा गया। मूर्ति, किताब छूने पर मनाही ही है। प्रसाद की दुकानें नहीं खुलेंगी, प्रसाद भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा भजन कीर्तन का सामूहिक कार्यक्रम भी नहीं होगा। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर कहीं पर भी किसी भी धार्मिक स्थल में ये नियम फॉलो करने ही होंगे। एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पर रहना होगा। आरोग्य सेतु ऐप, मास्क, सैनिटाइजर इन सबकी उपलब्धता होनी चाहिए। तो धार्मिक स्थल में प्रवेश के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। आज से ये नए नियम लागू रहेंगे, नई गाइडलाइंस जारी रहेंगी। तो धार्मिक स्थल में प्रवेश के लिए नए नियम है और जूते चप्पलों को बाहर ही उतारना होगा या अपनी गाड़ी में ही उतारना होगा। तो भजन कीर्तन का सामूहिक आप कोई आयोजन भी नहीं कर पाएंगे। फिलहाल हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ रहे हैं सुमित सैनी, हमारे संवाददाता। सुमित, आज से अनलॉक 1 के फेज 2 में शुरुआत हो गई है तमाम मंदिरों के लिए, तमाम धार्मिक स्थलों के लिए। और देखें, हर ये होटल, रेस्टोरेंट कह लीजिए, शॉपिंग मॉल्स कह लीजिए, कई सारी गाइडलाइंस भी जारी की गई है। स्थिति क्या है, पहले ये बताएं। बिल्कुल, आज अनलॉक हुआ था तो आज सभी धार्मिक स्थलों को जो खोल दिया, क्योंकि हरिद्वार अपने आप में एक धर्म स्थल है। तो यहाँ पे तमाम मंदिर है, हर की पौड़ी सहित तमाम जो मंदिरों को आज खोल दिया गया। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक यहाँ पर पूजा अर्चना की जा सकती है। तो उसके मंदिरों के जो सरकार के गाइडलाइंस है उसके अनुसार तो पूजा उस मंदिरों की व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन मंदिर के जो कमेटी है उन लोगों ने भी अपनी गाइडलाइन अलग से बनाई गई है। उसके लिए तमाम जगह पे कोई भी किसी तरह का प्रसाद वितरण नहीं होगा। मंदिर में जो शिवलिंग है या कोई जो तस्वीरें हैं उनको छूने पर पाबंदी लगी हुई है। पर पुजारी तिलक नहीं करेंगे किसी भी का भी। और दूर से ही जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं और मास्क अनिवार्य होगा। जो सबसे पहले लोगों को सैनिटाइज किया जाएगा। और वही रेस्टोरेंट और होटलों की बात करें तो होटलों में भी सैनिटाइज सिस्टम चल रहा है, क्योंकि अब होटल लगातार खुलने वाले हैं। तो आज से जो होटल खुलने जा रहे हैं, तो इसमें जो गाइडलाइन के अनुसार जो बाहर से जो यात्री हरिद्वार की तरफ आ रहे हैं, जो 75 शहरों का जो नाम दिया गया है, उसके उन लोगों की बुकिंग नहीं होगी। यहाँ पर होटलों में बुकिंग नहीं हो पाएगी। जो बाहर से यात्री आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे पहले रहना होगा, उसके बाद ही तीर्थ स्थल के लिए जाएंगे। जी, साथ ही साथ देखा जाए धार्मिक स्थलों की बात करें, हरिद्वार क्योंकि देवभूमि है और ऐसे में हरिद्वार के अंदर तमाम मंदिर होंगे जिनका खुलने का इंतजार श्रद्धालुओं को होगा। उस लिहाज से अगर देखें, आज सुबह से क्या हलचल मंदिरों के बाहर देखी गई है? बिल्कुल, यहाँ पे जो मनसा देवी का मंदिर है, चंडी देवी मंदिर है, यहाँ पर जब सुबह मंदिर को खोला गया, पूजा अर्चना की। और बात करें अगर हरिद्वार में जो सबसे लोकप्रिय है हरिद्वार हर की पौड़ी पे जो लोग बाहर के लोग भी थे, जो लोग यहाँ पे हरिद्वार में भी थे, क्योंकि गर्मी के कारण भी लोग परेशान थे, तो सबने पहले मंदिरों में पूजा अर्चना की। उसके बाद में हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करते हुए दिखाई दिए। जी, शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्सेस की अगर बात करें, वहां पर क्या स्थिति है?
अभी शॉपिंग मॉल में अभी उनमें सैनिटाइज किया जा रहा है, उसकी व्यवस्था की जा रही है। अभी शॉपिंग मॉल कभी कहीं खोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे, ये मॉल भी पूर्ण से नहीं खुले हैं, अभी इनको खोला जाएगा। लेकिन अभी अभी आज की जो बात करें तो अभी पूर्णतः अभी बंद ही है होटल और शॉपिंग मॉल, अभी इन पर अभी कहीं खुलते हुए दिखाई नहीं दिया है जी। होटल रेस्टोरेंट भी आज से खोले जा रहे हैं, और लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप कस्टमर्स कम होंगे और तमाम पाबंदियां हैं कि आप इतने कस्टमर ही बिठा सकते हैं। जैसे कि होटल रेस्टोरेंट की बात कर लें, 50% से ज़्यादा सीट्स आप भर नहीं सकते। ऐसे में इन सब का भी, क्योंकि तमाम शहरों से शिकायतें आई हैं कि कम कस्टमर होंगे, अर्निंग कम होगी, और ऐसे में अर्निंग कम होगी तो एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, ये तो उल्टा नुकसान होगा उन दुकानदारों को। इस पर भी कोई प्रतिक्रिया है क्या हरिद्वार के अंदर? बिल्कुल, हमारी जो होटल रेस्टोरेंट वालों से भी बात हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छोटे रेस्टोरेंट है वो कहीं खोलने से अभी भी बच रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना ये है कि हमारे खर्चे झुके तो हैं, हमारी बिजली पानी और जो लेबर है जो सभी एज इट रहेगी, लेकिन हमारी जो कमाई नहीं हो पाएगी। एक तो यात्री नहीं है, क्योंकि हरिद्वार पूरा यात्री सीजन के ऊपर टिका हुआ होता है। एक तो यात्री नहीं है, ऊपर से जो लोग हैं, लोग कोरोना के कारण के अंदर डर का भी माहौल है, तो लोग घरों से वैसे भी खुद नहीं निकल पा रहे। और रही बात खाने पीने की चीज के लिए भी उसको अभी अवॉइड ही कर रहे हैं। तो इसलिए छोटे जो रेस्टोरेंट है, छोटे रेस्टोरेंट और भोजनालय, ये लोग कहीं अभी इसको पूर्ण तरह नहीं खोल रहे, क्योंकि 50% लोगों को ही यहाँ पर अंदर एंट्री की जाएगी। तो इसलिए कई रेस्टोरेंट को कहीं ना कहीं ये फायदे से ज्यादा नुकसान होने की संभावना जरूर दिखाई दे रही है। प्रशासन की तरफ से किस तरीके से मॉनिटरिंग रहेगी इन तमाम धार्मिक स्थल, होटल, शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस? क्या कोई एक ऐसी टीम बनाई गई है जो इस पर पूरी तरह से नजर रखे? बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा पहले से ही एक टीम बनाई हुई है, जो जिसमें तहसीलदार है और सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, जो तमाम जो जगहों पर निगरानी कर रहे हैं। मंदिरों की बात करें तो मंदिरों के बाहर भी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी वहां पर तैनात है, क्योंकि किसी तरह से कोई ऐसा क्योंकि अब मंदिर जब आज से खुले हैं तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का तांता न लग जाए, भीड़ ना हो जाए और उसको सोशल डिस्टेंसिंग को उसका कोई उल्लंघन हो, तो इस वजह से उस पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ देहरादून से रेजिडेंट एडिटर जुड़ गए हैं फ़हीम तनहा। फ़हीम, क्या स्थिति आज पूरे उत्तराखंड की दिखाई देती है, क्योंकि अनलॉक फेज 1 का फेज 2 है, ये आज से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्सेस सभी खुल रहे हैं? फ़हीम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज, फ़हीम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? फ़हीम, मेरी अगर आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो मेरा सवाल ये है कि आज से अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्स सभी खोले जा रहे हैं, उत्तराखंड की क्या स्थिति है? सर, आज से खोल दिए गए हैं उत्तराखंड में, और गाइडलाइन भी भारत सरकार की गाइडलाइन के बाद राज्य सरकार ने भी देर रात को इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है अलग अलग। और इसमें मुख्य तौर पर अगर हम फोकस करते हैं तो दो मुख्य तौर पर बात है, बाकी तो सामान्य तौर पर जो बाकी राज्यों में भी है धार्मिक स्थल खोलने की बात है, जो शॉपिंग मॉल्स की बात है, लेकिन दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये कि जो देहरादून राजधानी है वहां ये अभी नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेड जोन जैसी स्थिति है और सरकार ने जो नगर निगम क्षेत्र है इसमें कोई भी एक्टिविटी एक्स्ट्रा भी नहीं खुलेगी, जैसी स्थिति कल तक थी वैसी की वैसी है। और दूसरी बात यह कि जो चार धाम यात्रा को लेकर के बात कही जा रही थी, तो उसको लेकर के जो चार धाम देवस्थानम बोर्ड है उसको जिम्मेदारी दी है सरकार ने कि वो जो संबंधित जिले हैं, जो चार धाम यात्रा वाले जो जिले हैं वो, और जो स्टेक होल्डर्स है, जो हकूकदारी हैं सभी मंदिर समितियों के, उनके साथ वार्ता करके और बीच का रास्ता निकाल करके उसमें सहमति बना करके तब उसको खोलने को लेकर के फैसला लिया जाए। तो आज अभी जो सूचना ताजी मिल रही है उसमें रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट का मुख्य तौर पर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के जिलाधिकारी जो हकूकदारी हैं वो समिति के लोगों से वार्ता कर रहे हैं, और आज या देर शाम तक की सारी कवायद चलेगी। क्योंकि इसमें जो इसके पीछे वजह यह है तुषार कि जो हकूकदारी हैं, जो पीर पुरोहित हैं, जो मंदिर समिति के लोग हैं, वो अभी चारधाम यात्रा को शुरू करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो यात्रा खुलेगी उसमें भी केवल राज्य के लोग अभी शामिल होंगे श्रद्धालु, उसमें बाहर का कोई श्रद्धालु नहीं आएगा। लेकिन उसके बावजूद
तीर्थ पुरोहित नहीं चाहते कि अभी 30 जून तक कम से कम यात्रा खुले, और अगर खुले तो वो किस रूप में हो, धीरे से अगर कुछ नियंत्रित वे में रेगुलेटेड करते हुए, उसको रेगुलेट करते हुए, तो वो कैसे रास्ता हो सकता है उसको लेकर के भी रास्ता निकाला जा रहा है। तो और ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, राजधानी में कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज अभी नहीं खुली है, ना तो रेस्टोरेंट अभी खुले हैं, ना ही होटल्स अभी खुलेंगे, और ना ही जो शॉपिंग मॉल था वो खुलेंगे, ना धार्मिक स्थान खुलेंगे, वो सभी अभी बंद है अग्रिम आदेशों तक। देहरादून और नगर निगम का जो क्षेत्र है। बिल्कुल, साथ ही साथ अगर फहीम देखा जाए तमाम शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि ये सवाल मैं भी सुमित से भी कर रहा था, एक बड़े स्तर पर ये भी एक चुनौती सामने आ रही है कि ग्राहक बहुत कम है या मॉल्स में आने वाले लोग कम हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक्सपेंसेस उनके डेली रूटीन के ज्यादा होंगे और जो ग्राहक आ रहे हैं वो बहुत कम होंगे, या होटल रेस्टोरेंट्स में बैठने वाले लोग बहुत कम होंगे क्योंकि नियम ऐसे हैं। ऐसे में एक्सपेंसेस ज्यादा, अर्निंग कम, क्या ये एक चुनौती बन जाएगा आने वाले समय में? बिल्कुल ये चुनौती बनेगा तुषार, और इसमें हम न केवल नियमों की बात करें, नियमों से इतर भी अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो आजकल चूंकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है, तो अगर उसकी एक बात कर ले हम, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है ये कि सोशल मीडिया पे बहुत जोर से चल रहा है कि लॉकडाउन सरकार ने खोला है, कोरोना ने नहीं। और ये सामाजिक, अगर समाज में देखें तो हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात है कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना के साथ साथ जीना सीखना है धीरे धीरे, और सिस्टम बना है सरकार का स्वास्थ्य को लेकर के, इलाज को लेकर के, लेकिन कोरोना है, उससे डर के रहना है, उससे बच के रहना है। तो ये जो बात है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्योंकि जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो भी एक एक्स्ट्रा जीवन शैली का एक आवश्यक अंग नहीं है, और चाहे रेस्टोरेंट होटल्स हैं वो भी जीवन का आवश्यक अंग नहीं है, तो उसमें व्यक्ति अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए तभी वो होटल्स में, मॉल में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में, तभी वो रेस्टोरेंट में, तभी वो करता है। तो मुझे लगता है जो आपने सवाल उठाया बहुत वाजिब है, एक तो नियमों के कारण, और दूसरा ये कि व्यक्ति अगर अपनी स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा अवेयर है तो वो खुद भी कम जाएगा। अभी इस तरह की संभावना है। अच्छा फहीम, अनलॉक, क्योंकि आप सड़कों पर हैं और सुमित भी सड़कों पर हैं, कितना अनलॉक होता सामाजिक दृष्टि से नजर आ रहा है? अनलॉक हो रहा है ठीक है, लेकिन लोग क्या अनलॉक हो रहे हैं? तो क्या वो जो मार्च से पहले का हिसाब था, जो एक तस्वीर हुआ करती थी, वैसी ही तस्वीर है, या लोग बस वजह से ही बाहर निकल रहे हैं, बेवजह घर में है? तुषार, ये बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि लोग बेवजह घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हाँ, इसके वजह से भी बाहर निकलने में एक चीज और देखने को मिल रही है, वो भी शायद नोटिसेबल है, कि जो बाजार वाला क्षेत्र है, जैसे अगर जो घनी बाजार है देहरादून के भी, पलटन बाजार हुआ, दूसरा रीठा मंडी बाजार हुआ, और दूसरे बाजार हैं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग के कहीं ना कहीं उल्लंघन के, या जानते बूझते या अनजाने, वो सोशल डिस्टेंसिंग उस तरह से मेंटेन नहीं हो पा रही है। उसके पीछे लोगों की भीड़ भी हो सकती है, उसके पीछे ये भी वजह है कि दुकानें सब तरह की एक साथ खुल रही हैं बाजार में, तो एक दुकान की बाउंड्री जहां खत्म होती है वहीं दूसरे की, यानी एक दीवार का फासला होता है दूसरी दुकान में। तो एक के ग्राहक में अगर 5 ग्राहक आ गए तो दूसरे की दुकान में भी 4 खड़े हैं, तो आप 1 मीटर की, 1.5 मीटर की डिस्टेंसिंग नहीं आप सब जगह कर सकते हैं। तो लिहाजा ये भी एक देखने को मिलता है। तो बहरहाल, लेकिन इतना जरूर है कि अगर दोपहर के बाद हम देखते हैं तुषार, तो दोपहर के बाद कमोबेश बहुत कम भीड़ होती है बाजारों में, ना के बराबर होती है। जो इस तरह की कपड़ों की दुकान है, गारमेंट्स की दुकान है, उनमें तो ना के बराबर होती है। हाँ, राशन की, आवश्यक वस्तुओं की, सब्जी की, या और जो जरूरी चीजें हैं, किताबों की दुकानें हैं, इन पर जरूर थोड़ी सी भीड़ मिलती है, लेकिन दोपहर के बाद तो लोग खुद भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सुमित, मैं सुमित से भी यही समझने की कोशिश करूंगा, हरिद्वार में स्थिति क्या है? सड़कों पर चहलकदमी अनलॉक के साथ और फेज 2 के साथ बढ़ गई है, या लोग इतना समझदारी के साथ हैं कि अगर वजह है तभी घर से निकलिए, बेवजह घर से निकलना आपके लिए ही नुकसानदेह है? स्थिति क्या है सड़कों की? ये स्थिति है क्योंकि इतने दिनों से जो लॉकडाउन था, अब लोग निकल तो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी वजह के कारण ही लोग निकल रहे हैं, कुछ लोग बेवजह भी निकल रहे हैं। जो शाम का वक्त हो जाता है तो लोगों ने अब घूमना भी स्टार्ट कर दिया है। तो जो गंगा के किनारे जो सर्विस लाइन है, सर्विस लाइन पर लोग सुबह और शाम टहलते हुए दिखाई देते, काफी मात्रा में वहां पर भीड़ भी जाती है। कहीं ना कहीं अगर बाजारों की बात करें तो बाजारों में सिर्फ एसेंशियल सर्विस या जो जरूरत के सामान है या खाने पीने के राशन के सामान है, उन दुकानों पर तो भीड़ दिखाई देती है, लेकिन जो गारमेंट्स है या और जो गैर जरूरत की जो चीजें हैं, उन पर शाम के टाइम उन पर कहीं कोई भीड़ का जो ऐसा असर भी नहीं दिखाया था। कुछ इसका जो असर अब जो अनलॉक जो हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं लोग
क्योंकि गर्मी के कारण है, धूप है तो 11 बजे तक तो निकलते हैं, लेकिन उसके बाद में अपने घरों में हो जाते हैं। लेकिन जो शाम के समय सड़कों पर चहलकदमी आम जो पहले जो माहौल हुआ करता था उसकी अपेक्षा तो बहुत कम रहती है, लेकिन उस पहले जैसे माहौल में पहुंच गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों काम से बात करने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात करते हैं हरिद्वार की। बंद पड़े मंदिर और पूजा स्थल आज खोल दिए गए। हर की पैड़ी समेत हरिद्वार के सभी मंदिर खोल दिए गए। हर की पैड़ी का मुख्य घाट भी जनमानस के लिए खोल दिया गया। मंदिर के अंदर मास्क लगाना अनिवार्य है। मंदिर के गेट पर की जा रही है थर्मल स्क्रीनिंग और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मंदिर में प्रवेश मिल सकेगा। तो हर की पैड़ी के मंदिर खोल दिए गए। हर की पैड़ी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार कि हर के पैड़ी की ही वो तस्वीरें थी जो सोशल मीडिया पर लॉकडाउन के दौरान वायरल हुई थी और घाट पर ही मछलियां तैरती हुई नजर आई थी। बिल्कुल साफ निर्मल गंगा की तस्वीर नजर आई थी। हर की पैड़ी का मुख्य घाट भी जनमानस के लिए आज खोल दिया गया। लोग अब स्नान कर रहे हैं। मंदिर के अंदर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तो हरिद्वार से एक सुमित सैनी की रिपोर्ट है, वो हम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष लॉकडाउन था। 2 महीने से ऊपर का समय हो गया। तमाम जो धार्मिक स्थल से लेकर भी जो बंद थे, अब धीरे धीरे जो जब लॉकडाउन खुला है तो अब अनलॉक हो रहा है। तो अब जो आज 8 तारीख आज से तमाम जो धार्मिक स्थल है उनको खोलने की परमिशन दी गई है। उसके साथ होटल, रेस्टोरेंट ये भी सब आज से ही खुलने शुरू हो गए हैं। आज सुबह 7 बजे से मंदिरों, धार्मिक स्थलों को खोलने की जो परमिशन दी थी उसमें पूजा अर्चना की गई। तमाम जगह हर की पौड़ी सहित माया देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, कनखल का दक्ष प्रजापति मंदिर, उन सभी मंदिरों को आज खोल दिया गया है। श्रद्धालु वहां पर पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि सरकार की गाइडलाइनों के अनुसार ही इन स्थानों को खोला गया है। कि पहले जो इसमें किसी भी मंदिर में प्रसाद वितरण का अभी बंद किया हुआ है और जो किसी भी देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं उनको छूना अभी पाबंद किया हुआ है। क्योंकि जो सरकार की गाइडलाइन तो थी ही, जो मंदिर प्रशासन की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिसमें जो पुजारी द्वारा तिलक पर भी अभी बैन लगाया गया है। क्योंकि इतने लंबे समय से जो लॉकडाउन था तो आज लोगों के अंदर एक उत्साह भी है, क्योंकि जो मंदिर, धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है आज। कैमरा पर्सन के साथ सुमित सैनी, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार। तो वहीं कोरोना वायरस के चलते पिछले 2 महीने से बंद भगवान के दर अनलॉक 1 में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक नियमों और शर्तों के साथ खुल गए हैं। सरकार के सभी फैसलों का सभी धर्मगुरुओं के साथ साथ भक्तों ने भी स्वागत किया है और खुशी जताई है। 8 जून यानी कि आज से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पालन और मास्क की अनिवार्यता के साथ धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया। जैसे ही भगवान के दर पूजा के लिए खुले तो लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। साथ ही सरकार के द्वारा किए गए दिशा निर्देशों का भी पालन किए जाने की बात भी सभी ने कही। महामारी है, कोरोना महामारी को देखते हुए आज लगभग 2 महीने बाद जो है मंदिरों को खोला गया है। जिससे पहले जब मंदिर को खोलने से पहले पूरे मंदिर को सैनिटाइज वगैरह करा के और उसके बाद मंदिर के द्वार में जो है 6-6 फीट की दूरी में हमने जो है गोले खींच के और उसके बाद जो भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करेगा मास्क पहनकर व सैनिटाइज करा के तभी मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा और उसके उपरांत पूजा अर्चना करेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, 50 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में अब यह आंकड़ा पहुंच गया है 1358 का। अस्पताल में भर्ती 105 मरीज डिस्चार्ज हुए। राज्य में अब तक 530 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं रविवार को 1118 नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। टिहरी जनपद से डिस्चार्ज किए गए 105 मरीजों में 64 लोग, अल्मोड़ा से 13, देहरादून से 11, उत्तरकाशी से 10, हरिद्वार से 7 लोग हुए स्वस्थ। संक्रमण के सर्वाधिक 27 मामले जिला हरिद्वार से हैं। तो रविवार को 1118 नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है और ऐसे में टिहरी जनपद से डिस्चार्ज किए गए 105 मरीजों में 64 हैं। बात हरिद्वार की, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 143 हो गई है। कोरोना पॉजिटिव में जनपद हरिद्वार के 49 मामले हैं। 94 मामले दूसरे जनपदों के रहने वाले हैं। हरिद्वार के 49 में से 24 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। तो वहीं 25 कोरोना पॉजिटिव अभी भी हरिद्वार में ही भर्ती हैं। खबर देहरादून से, गैरसैंण को राजधानी बनाने की मंजूरी मिल गई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए मंजूरी मिली। राज्य सरकार के गैरसैंण के फैसले पर राजभवन ने भी मोहर लगाई। 4 मार्च को बजट सत्र के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में की थी घोषणा। राज्यपाल की मंजूरी पर उत्तराखंड सरकार ने अधिसूचना जारी की है।
तो गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए घोषणा कर दी गई है और ऐसे में 4 मार्च को बजट सत्र के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में घोषणा की थी। राज्यपाल की मंजूरी पर उत्तराखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, मुहर लग चुकी है। फिलहाल गैरसैंण को राजधानी बनाने की मंजूरी मिल गई। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मंजूरी मिली है। आपको बता दें, राज्य सरकार के गैरसैंण के फैसले पर राजभवन ने भी अब मुहर लगा दी है। इसी के साथ अधिसूचना जारी कर दी गई है। बजट सत्र के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 मार्च को इसकी घोषणा सदन में की थी और उसके बाद अब राजभवन की तरफ से मुहर लगने के साथ ही इस मामले पर अधिसूचना गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से यानी कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। जो हम आपको अधिसूचना दिखा रहे हैं ये उसी अधिसूचना से जुड़े हुए पत्र है जो कि जारी किया गया है। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, अधिसूचना जारी कर गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है उत्तराखंड का, क्या जानकारी है? तुषार, देखिए, राज्यपाल ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को, इस फैसले को मंजूरी दे दी है, वैधानिक मंजूरी दे दी और इसका नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने जारी कर दिया है मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के हस्ताक्षर से। और चूंकि 4 मार्च को बजट सत्र में गैरसैंण में बजट भाषण के तुरंत बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने खुद गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी और उसके बाद से तमाम अटकलें लगती रही और विपक्ष ने भी इसको मुख्यमंत्री का एक तरफा फैसला और तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन सरकार ने फैसला लिया था जनभावनाओं को देखते हुए, उसको राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और अब गैरसैंण जो है वो आधिकारिक रूप से ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की और इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश भर में सरकार को जगाने के लिए और सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दीपक जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। संगठन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने घरों में रहकर दिया जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। मोर्चे पर मंडलीय सचिव सीताराम पोखरियाल ने बताया कि उनके संगठन की मांग बहुत ही जायज है। जहां एक बार चुनाव जीतकर विधायक की पेंशन लग जाती है तो वहीं 30 से 40 साल अपनी सेवाएं देने के बाद भी कर्मचारी बैरंगहील घर के लिए लौट जाते हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से अक्टूबर 2005 के पहले और बाद के लगे कर्मचारियों को पेंशन सुविधा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर सरकार उनकी इस जायज मांग को नहीं मानती है तो पूरे प्रदेश भर में सरकार के विरोध में आंदोलन किया जाएगा, जिसका खामियाजा सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में पूरे उत्तराखंड में एक दीप प्रज्वलन के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली हेतु आह्वान किया गया। इस दीपक प्रज्वलन का एक प्रयास ये है कि उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार से एक अनुरोध और अपील रहेगी कि हम एनपीएस धारी कर्मचारियों का एनपीएस से खत्म करके ओपीएस व्यवस्था लागू की जाए, जिससे हम बुढ़ापे का हमारे एकमात्र सारा बुढ़ापा का है पुरानी पेंशन, तो उस पेंशन को पूर्व की भांति। तो कोरोना काल के इस समय में पुलिस प्रशासन वैसे तो अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं, मगर इसके अलावा भी कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो निस्वार्थ भाव से कोरोना की इस जंग में तन मन के साथ साथ धन का भी लगातार दान कर रहे हैं। एक ऐसी ही महिला कांस्टेबल मंजू बालियान है जो वर्तमान में पौड़ी थाने में तैनात हैं। इन्होंने कोरोना के समय में 50,000 से ज्यादा मास्क देहरादून से लेकर पौड़ी तक सभी थानों, चौकियों और कंस्ट्रक्शन कर रहे मजदूरों को वितरित किए हैं। उन्होंने बताया कि अपने खुद के तनख्वाह से 50,000 से ज्यादा मास्क अब तक वितरित कर चुकी हैं। इसके साथ ही लॉकडाउन से शुरू में ही उन्होंने हजारों की संख्या में भूखे लोगों को मंजू ने निस्वार्थ भाव से भोजन भी कराया था। पौड़ी के बेजवाड़ी में उन्होंने मास्क वितरित किए, जिसके लिए ग्राम प्रधान ने उनका बहुत आभार व्यक्त किया। ग्राम प्रधान ने बताया, वैसे तो पुलिस कर्मचारी पहले ही अपनी कोरोना के समय में अपने आप बेस्ट दे रही हैं, मगर कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो खुद के पैसों से कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर भी गांव-गांव में वितरित कर रहे हैं। सरकार से वो कार्य कर रही है, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी ही ग्राम सभा नहीं, अभी उन्होंने मुझसे यह भी बात की कि अन्य ग्राम सभाओं में भी जितना हो पाएगा मैडम हम करेंगे। उनके द्वारा 22,000 मास्क वितरण अभी तक किए गए हैं और अभी वर्तमान में उनका आगे ये ध्येय है कि जहाँ तक भी मेरे द्वारा सेवा दी जानी होगी मैं तत्पर रहूँगी। अभी उन्होंने यहाँ पे एक बात ये भी कही है कि यहाँ पे जो गरीब बच्चे होंगे उनके लिए भी वो कुछ ड्रेसेस, जैसे कोई महिला अपना उद्योग शुरू करना चाहेंगी या
कोई बेरोजगार महिला है, कोई विधवा महिला है, अगर वो अपना कोई रोजगार सुनिश्चित करें और करना चाहे तो हम उसमें भी उनकी पूरी हेल्प करेंगे। और एक बार में ऐसे पुलिसकर्मियों का जिनको कि इस समय हम लोगों को आवश्यकता थी कि हम लोग उनकी सेवा करें, लेकिन वो स्वयं चल के ग्राम सभाओं में आम जनमानस तक अपनी सेवा पहुंचा रही हैं। मैं एक बार उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और अपनी ग्राम सभा सबसे पहले मैं मीडिया कर्मियों का बहुत धन्यवाद दूंगी और आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहां पर उपस्थित हुए। मेरा टारगेट जो है ये कोविड-19 को देखते हुए बहुत बड़ी चुनौती है मेरे समाज के लिए, मेरे लिए और पूरे देश के लिए। मैंने एक बीड़ा उठाया 50,000 मास्क बनाने का। मैंने अपने खुद के वेतन से कटौती करके 50,000 मास्क बनाए हैं, जो देहरादून से और पौड़ी तक सभी थानों को, सभी चौकियों को और मजदूरों को, कंस्ट्रक्शंस का काम करने वाले उन सभी को वितरित किए गए हैं। अभी मुझे कुछ खबर मिली थी कि बेंगियाणी गांव जो यहाँ पर भी है, कुछ मास्क की आवश्यकता है। मेरे पास सूचना आते हुए मैं कम से कम 21,000 के मास्क लेके आई हूँ और यहाँ पे मेरे द्वारा वितरित किए गए हैं ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें। ये भी मेरे परिवार के सदस्य हैं और मैं अपने देश को बचाने के लिए हर संभव। तो वहीं 2015 के बाद अब 2020 में 5 साल बाद हाथियों की गणना की कवायद शुरू हो चुकी है। गणना 6, 7, 8 जून को 3 चरणों में उत्तराखंड के 20 वन प्रभागों सहित कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में की जाएगी। वहीं पूरे मामले पर मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि हाथियों की गणना के लिए पहली बार प्रदेश में कई वन प्रभागों में फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स के 15 ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। उन्होंने बताया कि मानव हाथी संघर्ष को ध्यान में रखते हुए वॉलंटियर विलेज फॉरेस्ट फोर्स का भी गठन किया गया। वहीं हाथियों की गणना के दौरान उसके वास स्थल और संवेदनशील गांव का भी चिन्हीकरण किया जा रहा है। 2015 के बाद 2020 में 5 साल बाद ये उत्तराखंड में हाथियों की गणना की जा रही है। इसमें मुख्य रूप से 3 चरणों में ये गणना पूर्ण की जानी है। 6, 7 और 8 जून को 2020 को ये गणना होनी है और उत्तराखंड के 20 वन प्रभागों में और साथ ही में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व में ये गणना की जानी है। जो क्षेत्र है हमारे, ये मानव और हाथी के जो क्षेत्र है, इसमें दोनों ओवरलैपिंग क्षेत्र है। तो एक जो मानव वन्य जो संघर्ष की हमारा एक प्लान बन रहा है, उसके लिए जो है इस गणना की आवश्यकता भी है कि इनकी संख्या, इनके वास्तल, संवेदनशील क्षेत्र कौन से गांव है। एक विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स भी हम लोगों ने बनाई है। तो एक एकीकृत योजना हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए इसकी संख्या, हाथियों की संख्या उत्तराखंड में कितनी है वर्तमान में, उसकी जानने की आवश्यकता है। तो उसको ही दृष्टिगत ये गणना की जा रही है। इसमें पहली बार हम लोग ड्रोन के माध्यम से हाथियों की गणना करने जा रहे हैं। कुछ पायलट बेसिस पे हम लोग इसको कुछ क्षेत्र में, कुछ डिवीजनों में इसको हम लोग क्रियान्वित करेंगे। इसमें 15 ड्रोन्स उत्तराखंड फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स की मदद से हम लोग ये गणना की जा रही है।